चैनल। अभी जो हम डिस्कशन में लेंगे वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस मैनुअल का पेज नंबर 9.14। क्वेश्चन में रीड आउट कर लेती हूँ। इस क्वेश्चन में बहुत सारी कंफ्यूजन्स भी रहती है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, 10 ईच के इक्विटी शेयर्स हैं। रिजर्व्स जो है उसमें दे रखा है इंक्लूसिव प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ ₹300 lakhs। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो ये जो 300 lakhs प्रोविजन है टैक्सेशन का, ठीक है, इसी से टैक्स पे भी पहुंचना है क्योंकि रेट ऑफ टैक्स नहीं दे रखा। और दूसरा इसमें ये भी हो रहा है कि हम इस प्रोविजन को लाइबिलिटीज मान के लेस करना भूल जाते हैं, तो इसको लाइबिलिटीज मान के लेस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड के टाइम, ठीक है, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। 5% के डिबेंचर सिक्योर्ड लोन है, दोनों को लेस करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड से ट्रेड पेबल्स गिवन है, ठीक है। P&L दे रखा है, उसका प्रीवियस ईयर का बैलेंस 32 है और प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है आफ्टर टैक्सेशन वो 1100 है। 1132 का इसमें दे रखा है क्या प्रोविजन, प्रॉफिट फॉर द ईयर। 1100 का इस बार का क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला क्या है, प्रॉफिट है। तो 1100 प्लस 300 दैट इज 1400 और प्रोविजन कितने का है 300, तो 300 डिवाइड बाय 1400 इंटू 100 जो भी रेट आएगा वो टैक्सेशन का रेट होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब भी क्वेश्चन में लास्ट में आफ्टर बैलेंस शीट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं उस टाइम ही अपने को करंट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है तो वो प्रॉफिट कंसीडर करना। जो बैलेंस शीट में दे रखी है वो प्रॉफिट कंसीडर नहीं करना है क्योंकि ये मानना है कि उस प्रॉफिट में ये क्यूमुलेटिव प्रॉफिट हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस भी होगा उसमें। बट अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहीं पर प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर हम करंट ईयर के लिए इस बैलेंस शीट वाले प्रॉफिट को ले सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है इसमें पेटेंट दे रखा है, प्रीमाइसेस, लैंड, प्लांट, मशीनरी, मोटर व्हीकल जो परचेज किया था 1/10/2016 को, मतलब मिडिल ऑफ द ईयर। और इसमें मेनली जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखोगे तो इसमें रीवैल्यूड फिगर्स है तो उनसे क्या assumptions लगाना है वो जरा हम देखते हैं, ठीक है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में द रीसेल वैल्यू ऑफ द प्रीमाइसेस एंड लैंड इज 1200। यहाँ पे रीसेल वैल्यू है, ठीक है, तो इसको रिप्लेसमेंट वैल्यू मानना, रियलाइजेशन वैल्यू मत मानना क्योंकि रियलाइजेशन वैल्यू नहीं लेते वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के टाइम पे, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट वैल्यू मानना और साथ में इसमें एक और assumptions ये रहेगा कि जो ये बैलेंस शीट में गिवन प्रीमाइसेस हैं वो सारे कॉस्ट पे, वैसे तो दे भी रखा है तो वो कॉस्ट पे मतलब उसमें डेप्रिसिएशन अभी तक लेस नहीं किया हुआ है, ठीक है। और जो ये रीसेल वैल्यू है उसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एडजस्टेड है तो इस पे एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है, ये भी एक अपना assumption है, ठीक है। ताकि हम क्या करेंगे जो कैपिटल एम्प्लॉयड में डायरेक्टली 1200 ले लेंगे उसमें डेप्रिसिएशन लगाए बगैर, ये समझिए कि डेप्रिसिएशन एडजस्टेड है। लेकिन जो एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा वो कहाँ पे एडजस्ट करना है, हमको एफएमपी पे पहुंचने के लिए एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये सारा इसमें था। फिर डेप्रिसिएशन की रेट मोटर व्हीकल पे 20% है। पेटेंट वगैरह का भी कोई यूज नहीं है, मतलब वो जो पेटेंट बैलेंस शीट में दे रखा है वो कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन के टाइम पे मत लेना। एप्लीकेबल डेप्रिसिएशन रेट प्रीमाइसेस का है, प्रीमाइसेस एंड लैंड का 2%, प्लांट एंड मशीनरी का 10%, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है वो 1500 है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैपिटल एम्प्लॉयड में मार्केट वैल्यू 1500 पे लेना है। 10% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल जो है वो बैड डेब्ट्स है। फिर द कंपनी आल्सो रिवील्ड दैट द डेप्रिसिएशन वाज नॉट चार्ज्ड टू P&L अकाउंट एंड द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑलरेडी मेड इज सफिशिएंट। यहाँ पे एक बात ये रखिए कि जो कंपनी है उसने ये रिवील किया कि जो डेप्रिसिएशन है वाज नॉट चार्ज्ड टू P&L अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑलरेडी मेड इज सफिशिएंट, मतलब वो प्रोविजन जो है वो कंप्लीट प्रोविजन है, जितना भी टैक्स था तो टैक्स की रेट उससे निकल जाएगी। और डेप्रिसिएशन P&L में अभी तक चार्ज नहीं किया तो अब आपको चार्ज करने पड़ेंगे, ठीक है। In a similar company, the market value of the equity share of the same denomination is ₹25। अब इसमें देखना ये इन्फॉर्मेशन इससे NRR निकल रही है, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ₹25 per share in such company. Dividend is consistently paid during last 5 years at the rate 25%, and the company contrary to this domestic limited is having a market upward or downward trend, मतलब या तो 1% या 2% आप उसमें ऐड करके फिल होगे। जो रेट यहाँ से निकलेगी, रेट कैसे निकलेगी, ₹25 पर शेयर का क्या है डिविडेंड है, तो 25। सिमिलर कंपनी मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ सेम डिनोमिनेशन, मार्केट वैल्यू ₹25 पर शेयर है। कंपनी का डिविडेंड जो है पास्ट 5 ईयर्स का वो 25% है। तो अब देखो 25% इंटू फेस वैल्यू पे डिविडेंड लगेगा मतलब 10, तो ये हो जाएगा 2.5। आप उसको डिवाइड करोगे किसी से 25 जो मार्केट वैल्यू है इंटू 100, फिर उससे जो भी रेट आएगा 2.5 डिवाइड बाई 25 इंटू 100 करके जो भी रेट आएगा उस
उसमें 1% 2% हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। Contrary to this is having a market upward or downward trade in this case of dividend payment here. In 11, 12, अब इसमें क्या है, जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया ना तो मेरे हिसाब से इन्होंने आपको 1% हाल लिया है, ठीक है, 1% ऐड करके लिया, आप चाहे तो 1% 2% कुछ भी ऐड कर सकते हैं। फिर पास्ट के 3 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे, 13-14 का दे रखा है 469, 14-15 का 546 और 15-16 का 405। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रखा है कि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है या बिफोर टैक्स, तो अभी ये मानोगे कि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है, और जितने भी अपने को एडजस्टमेंट करें, क्योंकि डेप्रिसिएशन किसी भी साल नहीं लगाया तो डेप्रिसिएशन एडजस्ट करना है, तो ये जो एडजस्टमेंट करेंगे वो पहले इस प्रॉफिट को, वैसे क्वेश्चन में अलग तरह से कर रखा है पर अपन थोड़ा इजी करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना लेंगे, फिर सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद में वापस इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेकर आ जाएंगे। प्रैक्टिस मैनुअल में थोड़ा सा अलग कर रखा है पर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा मुझे। The unusual negative profitability of the company during 12-13 was due to the lockout of the major manufacturing units of the company, which happened in the beginning of the second quarter of year 2011 and 12 and continue till the last quarter of 12-13, और वो कंटिन्यू रहेगा लास्ट क्वार्टर ऑफ 12-13 तक। मतलब कंपनी में जो 12-13 और 11-12 के भी प्रॉफिट्स दे रखे हैं, लेकिन वो ऐसा है कि अनयूजुअल नेगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से 67 लाख का, 1305 लाख का, वैसे तो 11-12 में 67 का प्रॉफिट हुआ है और 12-13 में लॉस हुआ है, तो इस लॉस को और इस प्रॉफिट को दोनों को हटा दो, बिकॉज ये अनयूजुअल ईयर्स है, तो अनयूजुअल ईयर्स के प्रॉफिट्स नहीं लेते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेस ऑफ द सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले टैक्स का रेट कैलकुलेट कर लेते हैं हम। टैक्स रेट कितना है, 300 अपन 1400 into 100, बहुत ही अजीब सा रेट आएगा, देखना वो रेट क्या है, 21.43 अप्रोक्स, है ना, मैंने कहा था बहुत अजीब सा रेट आएगा। फिर आ जाता है रेट ऑफ टैक्स के बाद में सारे प्रॉफिट्स जो है, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, 1200 का, प्रीमाइसेस एंड लैंड 1200 का है, प्लांट एंड मशीनरी 2400 का है। यहाँ पे मोटर व्हीकल पे ध्यान देना, मोटर व्हीकल जो है वो 40 का है, 40 का है, लेकिन वो 110 को खरीदा तो इसमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से 40 का कितना हो जाता है 4, वो लेस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 36, तो यहाँ पे 36 ऐड करना, ठीक है। फिर मोटर व्हीकल के बाद में आ जाता है रॉ मटेरियल का स्टॉक 920 का है, WIP का स्टॉक 130 का है, फिनिश गुड्स का स्टॉक 180 का है, ट्रेड रिसीवेबल्स 360 है, कैश कितना है 192 है, इन्वेस्टमेंट्स 1500 है, टैक्स प्रोविजंस डिवेंचर्स सारे लायबिलिटीज लेस करो। आपको याद है ना टैक्स प्रोविजंस रिजर्व्स में पढ़ा था, रिजर्व्स की तरफ देखते ही नहीं हम लोगों को गलत हो जाता है, रिजर्व्स में इंक्लूड था टैक्स प्रोविजंस कितने का 300 का, डिवेंचर्स लेस करने हैं 2000 के, सिक्योर्ड लोन 200 का लेस करना है और ट्रेड पेबल्स 300 का लेस करना है, यहाँ पे आ जाएगा 4118, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है कितना आ रहा है 4118, इस फिगर को अपन नोट डाउन कर लेते हैं, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 4118, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं किस पे, प्रॉफिट्स मेन कैलकुलेशन अपनी 2011 12 13 14 14 15 15 16 13 14 14 15 15 16 और 16 17, कितने प्रॉफिट्स दे रखे हैं यहाँ पे 469 514 6405 और 1100, यहाँ पे ये तो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सबसे पहले। अब यहाँ से प्रेजेंटेशन पीएम से थोड़ा सा डिफरेंट जाएगा अपना, ठीक है ना। सबसे पहले इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना लेते हैं हम, ये तो हो जाएगा 1400, इन सबको भी कैलकुलेट
कैलकुलेटर कहाँ रखा मैंने, पता नहीं। चलो कोई ना। कितना अपना टैक्स का रेट कितना आया था, 21.43, तो यहाँ पे आ जाएगा 78 पॉइंट 78 पॉइंट जो भी है, तो इसको 21.43। कैलकुलेटर तो चाहिए मुझे, आई वांट, हियर इज माय कैलकुलेटर। देखो सबसे पहले तो क्या है, 100 लेस 21.43, ये आ जाता है 78.57। तो अभी सभी को 469 अपॉन 78.57 इंटू 100 कर लेते हैं, तो कितना आ जाता है, 469 डिवाइडेड बाई 78.57%, ये आ जाता है 496.91, 596.92। इसी तरह से इसको भी करेंगे तो आ जाएगा 694.83, 405 से आ जाएगा 515.39, और ये 1400 तो है। ठीक है, अब हम डेप्रिसिएशन वगैरह सब एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करना है हमको, सबसे पहले मोटर व्हीकल, रिसीवेबल, प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस एंड लैंड। प्रीमाइसेस एंड लैंड पे कितना बोला है डेप्रिसिएशन, 2% का, और वैल्यू कितनी है प्रीमाइसेस एंड लैंड की, 400, तो ये आ जाएगा 8 का डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर आ जाते हैं डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना बोला है डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी में 3000 का 10%। अब यहाँ पे एक अजम्पशन है, सारे अजम्पशंस लिखते चलना कि हम ये मान रहे हैं कि जो वैल्यू है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर की है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। वैसे भी जब ड्यूरिंग द ईयर लिखा होता है ना खरीदा है, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर मान के पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाते हैं हम, ये अजम्पशंस लेते हैं। तो 3000, तो ये आ जाता है 300। ठीक है, फिर ये बोल रखा है रिसीवेबल जो है वो 10% से क्या हो गए, कम हो गए, ट्रेड रिसीवेबल 10% से कम हो गया, तो 400 का 10% 40। और एक और बोला है इसमें, हाँ मोटर व्हीकल का जो डेप्रिसिएशन था 4। अब यहाँ पे मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन है ना 6 महीने का लगाना था, तो ये 4 अपने वहां कैलकुलेशन किया था ना, तो 4 का अमाउंट आया था, तो ये 4, तो अपने पास यहाँ पे आ जाता है, इसमें से ये भी लेस करो, ये भी लेस करो, कितना अमाउंट आ रहा है, ये आता है 288.84, 288.84। कई फ्रैक्शंस का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, 207.39 और 1048। अब इनको वापस लेके जाओ किस पे, ये तो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, टैक्स लगाने के बाद में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे लेके जाओ, तो इन सब का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होने वाला है, 288.84, डिडक्ट कर दो इसमें से 21.43%, या तो 226.94, 226.94, यहाँ पे आ जाएगा 304, ये आ जाता है 163, यहाँ पे आ जाएगा 823.32। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है ना, तो सिंपल एवरेज लेंगे हम लोग। ठीक है, इसका सिंपल एवरेज, इन सबका सिंपल एवरेज करो तो कितना आ जाता है, 379.372। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एफएमपी पे। अब एफएमपी कैलकुलेशन के लिए ये वाला जो प्रॉफिट है ना, इसमें और क्या क्या एडजस्टमेंट करने हैं हमें, जो हमारी प्लांट की मशीनरी की वैल्यूज इंक्रीज हुई है उसके भी एडजस्टमेंट करना है हमको। उसके एडजस्टमेंट के लिए देखो कितने से वैल्यू इंक्रीज हुई है, हम जो अपने को इंक्रीमेंटल हुआ है ना उसके ऊपर, यानी कॉस्ट बैलेंस शीट में दे रखी होगी वैल्यू, हमको रीसेल वैल्यू दे रखी है, रिप्लेस
एनहेंसमेंट माने जिसको दोनों का जो डिफरेंस है उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो इसमें से चार्ज कर देंगे, तो हमारा फ्यूचर वाला, क्योंकि फ्यूचर में वो डेप्रिसिएशन लगने वाला है तो फ्यूचर वाला प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो वो सारे डेप्रिसिएशन इसमें से लेस करने हैं। तो सबसे पहले देखो वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट थी प्रीमाइसेस एंड लैंड की थी 400, प्रीमाइसेस की कॉस्ट कितनी थी 400 और वैल्यू हो कितनी गई थी प्रीमाइसेस की 1200। कितने का डिफरेंस था 600 का, 600 के ऊपर कितना परसेंट प्रीमाइसेस और लैंड के लिए 10%, नहीं 2% इंटू 2% कितना हो जाता है 12, 12 का यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा। हाँ, जो हमने ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है ना एफएमपी के लिए, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला है। पहले इसको बिफोर टैक्स बना लेते हैं फिर एडजस्टमेंट करते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो सारे एडजस्टमेंट को आफ्टर टैक्स पे ले जाना पड़ेगा, जो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो पहले इसको बिफोर टैक्स बना लेते हैं। कैसे बनाए बिफोर टैक्स, 379.372 डिवाइडेड बाई 78 पॉइंट, जो भी हमारा टैक्स रेट है 21 लेस 21.42 लेस 100, 78.58, तो 379.372 डिवाइड बाई 78.58%, 482.78। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाया मैंने, ठीक है, तो 78.58 100 करके यह रहता है 482.78। अब इसमें सारे एडजस्टमेंट्स करने, ठीक है ना, देखना कैसे एडजस्टमेंट्स होंगे। सबसे फर्स्ट तो प्रीमाइसेस एंड लैंड, बुक में फिगर कितना दे रखा है प्रीमाइसेस एंड लैंड का 1200, जबकि कॉस्ट कितना है, मतलब बैलेंस शीट में कितना है 400, डिवाइड कितने पे हुआ 1200, डिफरेंस कितना 800, इस पे कितना एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चाहिए हमको 2% के हिसाब से 16 रुपए का डेप्रिसिएशन, तो इसका ठीक है। फिर हमारे पास एक में था प्लांट एंड मशीनरी, कितने का है प्लांट एंड मशीनरी 3000, 2400 बैलेंस शीट में और 3000 की रिवैल्यू 600 पे 10% का डेप्रिसिएशन यानी 60। और आपको बताऊंगा मोटर व्हीकल 6 महीने का तो डेप्रिसिएशन लगा दिया, बचे हुए 6 महीने का डेप्रिसिएशन भी लगाना है और 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगाना है, पूरा मत देना, तो हो जाएगा 4 का मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा ये रीवैल्यूड एक्स्ट्रा यहाँ पे देखो 2400 मतलब की, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हाँ जो 3000 की इसमें बुक वैल्यू दिख रही है वो 2400 पे रीवैल्यू हुआ है, मतलब की वैल्यू कम हुई है, तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, डिडक्ट होगा या ऐड होगा, ऐड होगा, तो यहाँ पे 60 का डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, क्योंकि अब ये एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगने वाला नहीं है, जो 3000 पे लगता लेकिन अब नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 522.78। इसका कितना करना पड़ेगा परसेंट से टैक्स लेस करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेके आए थे आप, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा, तो 522.78 लेस 21.42%, यानी कि 410.80, 410.80। अब ये तो हमारे पास में एफएमपी आ गया। अब यहाँ पे सीसी का एनआरआर, एनआरआर कितना है कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, एनआरआर यहाँ पे डायरेक्टली एनआरआर नहीं दे रखा, सिमिलर कंपनी का 25 रुपीज का क्या दे रखा था, 25 रुपीज का सिमिलर कंपनी का मार्केट वैल्यू। तो सबसे पहले तो डिविडेंड कैलकुलेट करो, उस पे 10 रुपए की फेस वैल्यू मान के 25% से 2.5 का डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100, इससे क्या आ जाता है एल आ जाता है डिविडेंड का, डिविडेंड है 2.5 अपॉन एमपी कितना है 25 का इनटू 100, ये कितना आ जाता है 10%। हमारी कंपनी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड चलता है, तो इंक्रीज कर लो 2% से या 1% से, अपन 1% से इंक्रीज कर लेते हैं, बुक में भी ऐसा कर रखा है, तो ये आ जाता है 11%। तो एनआरआर कितना हो गया 11%। तो अब इसमें ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसमें इनटू 11% कर लो, कितना आ जाता है 11% करने से 407.69, क्या रहता है 407.69। तो ये अपने पास क्या है एनपी, एफएमपी कितना कैलकुलेट हुआ 410.80, तो कितना सुपर प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया अपने पास 3.1 का, सुपर प्रॉफिट आ गया 3.1 का इनटू 4 इयर्स के लिए कितना हो जाएगा
4 की क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जिसमें बहुत सारे अजम्पशंस हैं, तो मैंने सॉल्व किया। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लिख लेते हैं। हाँ, वही प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो लास्ट 5 ईयर्स का दे रखा। मैंने बताया ना कि जो क्वेश्चन नंबर 6 में 53 लेकर बैलेंस शीट में प्रॉफिट दे रखा है वो मत लेना। जो प्रॉफिट अपने को इसमें दे रखा है, क्या बोलते हैं, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, वही लेना। ये मान करके कि जो ऊपर जो प्रॉफिट दे रखा है बैलेंस शीट में वो क्यूमुलेटिव है, उसमें ओपनिंग वगैरह भी इंक्लूड होगा। बाकी एडिशनल प्रोविजंस बना रखा है। हाँ, इसका पहले 40% रेट था, फिर 45% रेट हो गया, तो 5% का एक्स्ट्रा प्रोविजन बना के और उस प्रोविजन को हम किस में ले जा रहे हैं, लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज मान के फिर लेस कर रहे हैं, ठीक है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हुए। ये भी एक नया पॉइंट था उसमें। फिर जो नया पॉइंट है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या नया पॉइंट है, कोई नया पॉइंट नहीं है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 इटसेल्फ एक नया है, इसको करते हैं हम क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में रेड आउट कर रही हूँ, इसको देखना। अजाइल लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर कम डीलर आर्च ऑफ ब्रांच ऑफ ट्राउजर्स एंड विद द passage of time its brand has been well accepted in the market and the company has been approached by a foreign company engaged in the same trade to enter as partner। अभी जो यहाँ पे बोल रहा है कि कंपनी जो है उसमें फॉरेन कंपनी ने उसको बोला है कि हम एज ए पार्टनर आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। एंड द अजाइल इन ऑर्डर टू नेगोशिएट द डील वांट्स टू गेट इट्स ब्रांड वैल्यूड। अब यहाँ पे इसीलिए ब्रांड वैल्यूएशन करना चाहता है अजाइल। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द मार्केट रिसर्च इज अवेलेबल। Garment industry of which Azail is constituent is expected to grow by 9%. इंडस्ट्री पूरी 9% से ग्रो होने वाली है पर एनम ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 इयर्स। नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए हो रहा है। नेक्स्ट 5 इयर्स में इंडस्ट्री के क्या होने वाला है, 9% से प्लस ग्रो होने वाला है। द प्रेजेंट मार्केट साइज ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अभी के साइज, इंडस्ट्री याद रखना, इंडस्ट्री हमारी कंपनी, इंडस्ट्री 7500 का मार्केट साइज लेके चल रही। ठीक है, अब इसमें जो नीचे इन्फॉर्मेशन है वो ध्यान से पढ़ना एक एक। There are other brands both national और international। जो other brands है ना उनके लिए बोला है in the market and the existence of the duplicate brands is unavoidable। The share of such players is estimated to be 63% of the total industry market। मतलब उन सब का शेयर 63 है तो अपना शेयर 37 है। ठीक है ना, उन सब का शेयर 63, अपना 37। The market share of the other brands, अदर जो नेशनल ब्रांड्स उनके लिए बोला कि वो इंक्रीज होने वाली है एट द रेट 2.25%। ये इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा यहाँ पे लिख के समझाती हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा देखना। हाँ, यहाँ पर यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये जो अदर ब्रांड्स है, the share of the players is estimated 63 हो गया। नेशनल ब्रांड्स विल इंक्रीज 0.25%। यहाँ पे ये जो नेशनल ब्रांड्स है ना वो इंक्रीज होने वाली है 0.25% से। ठीक है, इंक्रीज एट द रेट 0.25% ईयर ऑन ईयर बेसिस फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। फिर यहाँ पे बोल कहते हैं शेयर ऑफ द इंटरनेशनल। अब यहाँ पे इंटरनेशनल का शेयर होता है, अपने शेयर की बात नहीं हो रही, दूसरों की शेयर की बात हो रही है। ठीक है ना, तो दूसरों की शेयर का नेट कर देंगे ना तो वो अपना शेयर उसमें बचा हुआ आ जाएगा, मतलब रिवर्स करके मैं बताऊंगी। फिर इसमें आ जाता है कि जो नेशनल ब्रांड्स विल इंक्रीज 0.25% ईयर ऑन ईयर बेसिस फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स एंड द इंटरनेशनल ब्रांड्स इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 1.5% ऑफ द नेशनल ब्रांड्स। मतलब ये जो 0.25 है ना इसी का 1.5 150% कर लेना। ठीक है ना, उतना इंटरनेशनल ब्रांच जो एक्सपेक्टेड टू ग्रो बढ़ने वाला है बट द एक्जिस्टेंस ऑफ द डुप्लीकेट ब्रांच इज टू फॉल बाय। अब यहाँ पे डुप्लीकेट ब्रांच के बारे में भी बोला है, उनका बोला है कि वो गिरने वाले हैं 2.5% नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए बोला है। ठीक है, तो ये है क्लियर इन्फॉर्मेशन। इससे अभी नेट दूसरों का अपने को क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड इंक्रीज डिक्रीज निकालना है। तो एक्सपेक्टेड इंक्रीज डिक्रीज ऑफ अदर्स करके कैलकुलेशन करते हैं हम अभी। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं 0.25%, ये इनका था 0.25%। ठीक है, उसमें जो ये इंटरनेशनल ब्रांड्स है वो 1.5% ऑफ 0.25, तो 0.25 इंटू 150% कर दो। ठीक है, ये ऐड कर दिया हमने, इसमें ये ऐड हो गया और माइनस
यहाँ पे डुप्लीकेट ब्रांच का कितना है 2.5% डिक्रीज होने वाला है, ऐसा बोला था, ठीक है, फॉल, तो 2.5% डिक्रीज होने वाला है। यहाँ पे 2.5% डिक्रीज होने वाला है, ठीक है, ये सब 5 साल के लिए। तो अब इसको कैलकुलेट करोगे, इस पूरे को कैलकुलेट करो, 2.5 0.25 इंटू 150% प्लस 0.25, ये कितना आ जाता है 0.625, और 2.5 डिवाइडेड बाय 5 ये आ जाता है 0.5। ये जो 5 है ना, ये इसके साथ में 0.25% 5 इयर्स के लिए, तो 2.5 डिवाइड बाय 5, तो कितना आ जाता है 2.5 डिवाइड बाय 5, ये आ जाता है 0.5। तो 0.625 में से 0.5 लेस करो, 0.625 लेस 0.5 कितना आ जाता है 0.125। अब यहाँ पे इनका जो शेयर है ना 0.125% से क्या होने वाला है, फॉल होने वाला है, डिक्रीज बाय एवरी ईयर ओवर द ईयर ऑफ मार्केट शेयर, इनका इंक्रीज होने वाला है, नेट इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे ये जो इंक्रीज था 0.625 का वो ज्यादा था इस फॉल से, 2.5 डिवाइड बाय 5 के फॉल से, तो इनका तो क्या इंक्रीज होने वाला है। अगर ऑब्वियसली दूसरे ब्रांड्स का नेट शेयर बोल रही हूँ इंक्रीज होने वाला है, तो अपनी ब्रांड का शेयर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अब हम क्या मानेंगे कि ये जो 63% इन लोगों ने बोला था ना इनका है, ठीक है, हमारा कितना हो गया 100 में 63 मतलब 37% हमारा शेयर होगा। अब ये जो 37% वो हर साल 0.125 से डिक्रीज होता जाएगा 5 साल तक, ठीक है, सिंपल, सबसे फर्स्ट ये कैलकुलेशन है। तो उसके बाद में हमको क्या करना है, मार्केट शेयर कितना है, मार्केट शेयर 7500 जो कि 109 मतलब 9% से बढ़ता जाएगा, तो 5 साल तक का 7500 प्लस, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो क्या लेते हैं, इंटू 109% कितना हो जाता है 8175, तो फर्स्ट ईयर में इतना, सेकंड ईयर में बढ़ के आ जाएगा 8910.75, थर्ड ईयर में हो जाएगा 9712.72, फोर्थ ईयर में हो जाएगा 1058, 6.686, और फिफ्थ ईयर में हो जाएगा 11539.69, ठीक है। अब इनका जो मार्केट शेयर है वो अपना क्या है 37 से 0.125% लेस कर दो, कितना हो जाता है 37 लेस 0.125, 36.95%, इसको वापस लेस करो 0.125% से, ये हो जाता है 36.95, वेट, 37 लेस 0.125 कितना हो जाता है 36.875 लेस 0.125, ये हो जाता है 36.75, इतना अपना परसेंट चलता रहेगा, ठीक है, माइनस करने के बाद में फिर इधर क्या हो जाएगा अपना, इसमें से इतना परसेंट कैलकुलेट करो, 8175 इंटू 36.875%, यह आ जाता है 3014। अपना इस इंडस्ट्री में इतना शेयर है, इस पूरी इंडस्ट्री में हमारा शेयर है इतना, तो कितना हो गया हमारा शेयर 3014.53 करोड़, इतना हमारा शेयर आ गया। अब इसमें एक बात दे रखी है कि जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो कितना है, यहाँ पे ये लाइन मैंने पढ़ी नहीं अभी तक, फॉलोइंग the expected foreign partner needs the production line of the company be re-engineered, which will lead to an increase in yield of the company by 3% after 1 year over the present yield of 10% followed, मतलब 10% तो है ये, उसका 3% इंक्रीज कर देना, एंड देयर आफ्टर फर्दर इंक्रीज बाय 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो सबसे पहले तो 10%, ठीक है, जो इस साल तो है 10%, ये ध्यान रखें कि इस साल 10% है, क्योंकि यहाँ पे लिख भी रखा है कि नेक्स्ट ईयर से इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन यील्ड ऑफ द कंपनी बाय 3% आफ्टर 1 ईयर, तो पहले साल तो 10 रहेगा, फिर 13 हो जाएगा, और फिर उसमें 5 जोड़ते जाओ, 13 13 के बाद में 14 15 16 17 18 हो जाएगा, फिर 5 18 19 20 21 22 23, तो इस तरह से यहाँ पे इनका शेयर आ जाएगा, ठीक है, इसमें कितना आ जाता है 8910.75 इंटू 36.75%, ये हो जाता है 3274.70, ठीक है। अब यहाँ पे इनका जो यील्ड है वो कितना है
इसका 10%, 3014 का 10, 3014.13 का 10% कितना हो जाता है 301.4। इसका 13%, 327, ये सारा आगे आप कैलकुलेट कर लेना। 3274.30 का कितना 13% जो है 425.66। ठीक है, ये इनका शेयर हो गया। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो गिवन है वही लेना है, यहाँ पे गिवन है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 साल का है ना, तो इन सबको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है, तो इन सबको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 9, तो मैंने डिस्कशन में लिया। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, 11 में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट्स बता चुकी हूँ उसी में है कि शेयर का वैल्यू कैसे करना है। तो आई थिंक इसमें हाँ एक इसमें पॉइंट है डिस्कशन का। ठीक है, 11 क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि आपको क्या करना होता है, नेट एसेट अपॉन शेयर कैपिटल इनटू 100 आप करोगे। ठीक है, तो नेट एसेट जो है वो फिक्स्ड एसेट्स वगैरह, अपने को एसेट साइड ही नहीं गिवन, एसेट साइड नहीं गिवन है, तो नेट एसेट कहाँ से लेके जाएंगे हम, लायबिलिटी साइड से। लायबिलिटी साइड से हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल तो हम ले लेंगे, उसमें रिजर्व को भी ऐड कर लेना, यानी रिटेन अर्निंग्स को भी। मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने डायरेक्टली रिटेन अर्निंग्स को प्रॉफिट ढूंढ रही थी मैं, प्रॉफिट नहीं मिला तो मैंने सीधा रिटेन अर्निंग्स डिवाइड बाय शेयर कैपिटल इनटू 100 करके शेयर निकाल लिया था, जो गलत हो गया था। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग्स अपना क्या जाएगा, नेट एसेट डिवाइड बाय शेयर कैपिटल इनटू 100 करके वो पर शेयर वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको इनटू 10 इनटू 8 जो भी इनटू 5 है इनटू 100 इनटू 50 इनटू 80 करके और आपका पेड अप वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 11th हो जाएगा क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 में डिविडेंड को एवरेज आउट करना है, इसमें आई थिंक कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, बोनस क्लेम है जो लाइब्रेरीज में से भी लेस होगा और करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उसमें से भी लेस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में इसमें भी कोई खास, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 में एक बात दे रखी है, लॉस ऑन, जो एक नोट है, लॉस ऑन सेल ऑफ द फर्नीचर इज टू बी टेकन एज नॉन रिकरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो इसीलिए ये जो है प्रॉफिट में एडजस्ट नहीं किया, जैसे एफएमपी अपन एडजस्ट करते हैं ना, तो उसमें अगर फर्नीचर वगैरह बेचा है तो उसका जो कुछ भी लॉस हुआ है तो उसको एडजस्ट नहीं किया, प्रॉफिट होता तो भी एडजस्ट नहीं करते, या फिर जो डिस्काउंट और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वगैरह है तो इनको एडजस्ट नहीं करना, और करेंगे तो फिर उसका टैक्स इफेक्ट्स भी लेना पड़ेगा। तो एडजस्ट अगर नहीं करना तो हमको एक नोट लिखना है कि उनको हमने इसलिए एडजस्ट नहीं किया क्योंकि ये नॉन रिकरिंग तरह के आइटम्स हैं। ठीक है, बाकी तो प्रेफरेंस डिविडेंड, जब इक्विटी शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करो, प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड की कैलकुलेशन वगैरह नहीं लेस करो, तो लिखना है कि प्रेफरेंस डिविडेंड एज्यूम करो कि पहले ही दे चुके हैं। एक क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी अपने को किस में मिल जाता है, एसएफएम में मिल जाता है। कौन सा कैलकुलेशन है इसमें, डेब्ट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट एंड डेब्ट डिविडेंड कवरेज। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएफएम का है, नहीं करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 15 में भी ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 15 में वैल्यू है कि क्वेश्चन नंबर 15 में ऐसा दे रखा है कि आप सारे शेयर जो हैं, जो 10 के 8 के 5 के शेयर है उनको ₹10 की वैल्यू पे लेकर आओ। तो इसमें क्या करना है आपने को, हम जैसे नॉर्मली शेयर की वैल्यू निकालते हैं, इंटू 10 इंटू 8 करके वो निकालेंगे, उसके बाद भी डिवाइड बाय 2 यानी एवरेज आउट करके इसको इंटू 10 करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो वो आ जाएगी ₹10 वाली वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 15 में था। क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें क्या पूछ रखा है कि आप एस्टिमेट करो वैल्यू ऑफ टोटल इक्विटी शेयर बाय बैलेंस शीट वैल्यू बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट बाय रियलाइजेशन वैल्यू बाय पी रेशियो मॉडल। क्वेश्चन नंबर 16 ये प्रैक्टिस में मिल गया ना, तो वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो बैलेंस शीट वैल्यू में तो क्या करना है, जो भी कैपिटल प्लस रिजर्व वाली जो वैल्यू है, फिर रिप्लेसमेंट वैल्यू में कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ है फिक्स्ड एसेट्स में, इन्वेंटरी एक्सेट्रा में किसी से रिप्लेसमेंट वैल्यू जो गिवन है और जो बुक वैल्यू है उन दोनों का जो इंक्रीज डिक्रीज है वो ऐड कर लेना। जब रियलाइजेशन वैल्यू है तो ऑब्वियसली रियलाइजेशन वैल्यू और बुक वैल्यू का जो इंक्रीज डिक्रीज है वो अपने बैलेंस शीट और कैपिटल रिजर्व की वैल्यू में ऐड कर लेना, और वेडेप्स वगैरह जो है वो अगर हो तो लेस कर देना रियलाइजेशन वैल्यू में, क्योंकि वेडेप्स रियलाइज हो जाएंगे मतलब पैसा गया। फिर इसमें और तो मुझे, हाँ पी रेशियो दे रखा है, तो पी रेशियो कैसे होगा, पी रेशियो की वैल्यू एमपीएस अपॉन ईपीएस इनटू 100 करके, एमपीएस अपॉन ईपीएस से पी रेशियो आ जाता है, वो 8 टाइम्स दे रखा है, तो आपको 80 टाइम्स दे रखा है, प्राइम ऑफिस स्मॉल कंपनी में 6 और 7 टाइम्स आप ले सकते हो। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेना और 7 से मल्टीप्लाई कर लेना, वो है बस। इसमें आई थिंक वो भी किसको, करंट ईयर प्रॉफिट को, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा उसको पी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी वैल्यू आ जाएगी करंट ईयर प्रॉफिट को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में कोई खास पॉइंट तो
नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 पूरा एसएफएम वाला क्वेश्चन है। एसएफएम में जो अपना मर्जर एक्विजिशन का होता है ना, वो काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 18 में टैक्स रेट गिवन नहीं है तो लिख लेना टैक्स के इफेक्ट नहीं दे रही, टैक्स रेट गिवन नहीं है, बाकी काफी इजी है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 में डेप्रिसिएशन वगैरह के एडजस्टमेंट है और कुछ भी नहीं क्वेश्चन नंबर 19 में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, इसमें क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड प्रॉफिट और डिविडेंड दे रखा है। तो डिविडेंड के लिए जब हम कैलकुलेट करें ना तो जो रेट ऑफ डिविडेंड है उसमें भी वेट्स लेके उसके बाद में कैलकुलेट करें। तो ये ध्यान रखना कि एवरेज डिविडेंड रेट अपॉन मार्केट एक्सपेक्टेशन रेट इनटू 100 करके आपको क्या आ जाएगा, डिविडेंड का एवरेज और डिविडेंड परसेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एवरेज डिविडेंड रेट लो ना, तो हम जनरली क्या करते हैं 1 2 3 4 ईयर्स के डिविडेंड दे रखे डिवाइड बाय 4 कर देते हैं। यहाँ पे इसमें क्या कर रखा है, अगर वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में तो उसका वेटेड एवरेज ले रखा है। और ईल्ड के लिए वो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 करके ईल्ड बेसिस पे ले रखा है, वो ठीक है, उसको भी एवरेज आउट कर रखा है। तो वही ट्रेंड है, इसलिए 1 2 3 4 वेटेड एवरेज ले रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 में गुडविल गिवन है। हाँ, जो मैंने बताया था ना कि अमोर्टाइजेशन ऑफ द गुडविल हो, तो अपने वो गुडविल को क्या करना पड़ता है, ऐड भी करना पड़ता है बैलेंस शीट में। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड में। बट ये जो अमोर्टाइजेशन है ना, इसको भी मान लो कि नॉन डिक्रीजिंग आइटम है, इसलिए जब आप एफएमपी की कैलकुलेशन कर रहे हो ना, तो उसको वापस ऐड बैक कर रहे हो। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा गुडविल है, जैसे 400 से 480 हुई है ना गुडविल, तो ऐड बैक कर रहे हो। जैसे जनरल रिजर्व भी है, वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी प्रॉफिट में से गया होगा, माइनस किया होगा, तो आप उस जनरल रिजर्व को भी क्या कर लोगे, ऐड बैक कर लोगे। ये मान के कि ये भी क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉन रिकरिंग आइटम है, तो उसको ऐड बैक कर लेना। ठीक है, और अगर जनरल रिजर्व एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ओपनिंग वाला दे रखा है, तो उस ओपनिंग वाले को भी बैलेंस शीट वाले में से लेस करके इंक्रीज देख लेना, वो भी ठीक है। और जब आप यील्ड बेसिस पे वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, तो जो एफएमपी आप कैलकुलेट करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसमें जो जनरल रिजर्व है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऐसा ट्रीटमेंट है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का एवरेज आउट करने के बाद में उस एफएमपी में आपको ऐड बैक करें, लेस करना है। फिर प्रॉफिट, हाँ, तो वही प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल होगा। बोलते हैं कि जो जनरल रिजर्व है तो बाढ़ है ना, तो उसको लेस करने के बाद एवरेज आउट करना। एफएमपी में तो आपने क्या कर दिया होगा, उस जनरल रिजर्व को जो ट्रांसफर हुआ उसका एड बैक कर लिया होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे वापस जब आप कैलकुलेट करोगे ना एफएमपी के बाद में इक्विटी शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट, तो वापस लेस करो, एड बैक क्या होगा जनरल रिजर्व का ट्रांसफर, क्योंकि आप गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हो। लेकिन बाद में जब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, तो उस एफएमपी में एवरेज आउट करना सारे के सारे रिजर्व्स को जो भी ट्रांसफर हुआ है, और उसको एफएमपी में से लेस कर देना। फिर बोलना कि जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, और उसको फिर इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट मान के, फिर तो आप कैपिटलाइजेशन वैल्यू जानते ही हो, जो भी अपना एफएमपी का वैल्यू है डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू 100 करके। और यील्ड बेसिस पे अगर आपको चाहिए प्रॉफिट, तो जो भी एफएमपी अपॉन नंबर ऑफ शेयर, फेयर वैल्यू बेसिस पे, अगर फेयर वैल्यू बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है, तो नेट एसेट से जो वैल्यू आई है और यील्ड बेसिस यानी प्रॉफिट की जो वैल्यू आई है, दोनों का एवरेज आउट कर देना, तो वो आ जाता है फेयर वैल्यू बेसिस पे इक्विटी शेयर। नेट एसेट अपॉन नंबर ऑफ शेयर, उससे नेट एसेट की वैल्यू आ जाएगी, और प्रॉफिट जो एफएमपी आपने एडजस्ट किया है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स से इक्विटी शेयर की यील्ड बेसिस वाली वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 में कुछ भी ऐसा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रखा है कि जितने भी कैश फ्लोज थे इकलौती कंपनी के और जो मर्जर वाले कैश फ्लोज, दोनों का पीवी फैक्टर निकाल के दोनों ही कैश फ्लोज को ऐड किया हुआ है। और इसमें एक बात भी है कि जो मैक्सिमम प्राइस टेक ओवर की कैलकुलेट करनी है, तो जो भी प्रेजेंट वैल्यू अभी का है उसमें जितना भी रियलाइज होगा, किसको डेटर्स वगैरह से जितना रियलाइज होगा, कैश से जितना रियलाइज होगा, मतलब जो भी बीच के रियलाइज होगा वो सब ऐड कर लेना, जितने लायबिलिटी उसको लेस कर लेना, उसका जो भी मतलब कैश है उसको लेस कर लेना, फिर जो अमाउंट आएगा वो अवेलेबल होगा। अब इसमें एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि रिवैम्प ऑफ द मशीन शॉप फ्लोर जो है, वो इसमें बता रखा है कि सेकेंड ईयर में ये खर्चा होगा। तो सेकेंड ईयर में ये खर्चा होगा, तो उसका पीवी फैक्टर लेकर आना, उस खर्चे का पीवी फैक्टर यानी एक साल सेकेंड ईयर के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आज का वैल्यू लेके आना, फिर लेस करना। ठीक है, ये पॉइंट लगा था, बाकी मैक्सिमम प्राइस कैलकुलेट कर ही लेंगे हम लोग। हाँ, वैल्यू ऑफ बिजनेस, वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू ऑफ बिजनेस में जो टोटल अपनी नेट एसेट है उसमें से जो पहले से बिजनेस में वैल्यू दे रखी है गुडविल की, उसको लेस करके जो कैलकुलेटेड गुडविल है उसको ऐड करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 सेम वैसा ही था जैसा था, बाकी मेरे हिसाब से तो ठीक है, लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह हो गए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आगे
और क्वेश्चंस में नहीं करवा रही, एक ही क्वेश्चन किया हमने, ठीक है चलेगा। ओके बाय बाय।